हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें ताकि कहानी अच्छी तरह आप समझ सकें। पाठ का नाम है अपना अपना भाग्य, जो जैनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, आज के ज़माने में लोगों के दिलों में दयालुता, परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है। हर किसी में स्वार्थ की भावना भरी होती है। अमीर लोग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। उन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं रहता। वे सीधे कह देते हैं कि उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था, इसलिए ऐसा हुआ, अपना अपना भाग्य। यह कह करके वह अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई की रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद दिखते और फिर जरा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। तो एक बार जैनेंद्र जी, यानी कि जो राइटर हैं इस पाठ के, वो अपने दोस्त के साथ नैनीताल जाते हैं घूमने के लिए। नैनीताल एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से राइटर भी अपने दोस्त के साथ जाते हैं और बहुत देर तक निरुद्देश्य, यानी कि जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, घूमते रहते हैं। घूमने के बाद सड़क के किनारे एक बेंच बना हुआ था, उस बेंच पर बैठ जाते हैं दोनों। नैनीताल की संध्या, यानी कि इवनिंग टाइम में नैनीताल बहुत ही सुंदर दिखता है। धीरे धीरे रात होने वाली थी, तो वहाँ का प्रकृति सौंदर्य कैसा दिख रहा था, जैसे आसमान में जो क्लाउड्स हैं वो रुई के रेसे के जैसे दिख रहे थे। रुई माने कॉटन। और भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। और बादल जो थे, क्लाउड, वो ऐसे लग रहे थे कि हमारे सिर को टच कर रहे हों, इधर उधर घूम रहे थे बेरोक, यानी कि बिना किसी रोक टोक के अपने बहुत ही मौज मस्ती से घूम रहे थे बादल। तो कभी कभी बादल जो थे कभी नीले दिखते, कभी सफ़ेद यानी कि वाइट दिखते, और कभी जरा अरुण यानी कि लाल दिखते थे। और ऐसा लग रहा था कि जो भी बादल है वो राइटर और राइटर के दोस्त के साथ खेलना चाहते हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। तो जब 5-10 मिनट हो गए, 15 मिनट बीत गए, फिर भी राइटर के दोस्त जो थे बेंच पर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इरादा माने इच्छा। तो राइटर को बहुत गुस्सा आता है। झुंझलाना यानी कि इरिटेट हो जाना। इरिटेट होते हुए कहते हैं, कितना समय हो गया, अब चलो भी। तो राइटर का जो दोस्त था वो जब कहता है, जरा बैठो। अरे जरा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। अब हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती जब बिठा दिया गया तो राइटर के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो उठ नहीं पाए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनके दोस्त के ऊपर एक प्रकार का सनक यानी कि पागलपन छाया हुआ है। उस प्रकृति के सौंदर्य से वो अलग हटना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर इच्छा ना होते हुए भी उसी बेंच पर बैठा रहना पड़ा। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। इतने में बहुत ही बैठ कर के बोर हो रहे थे राइटर। तो सडनली राइटर के दोस्त कहते हैं कि देखो ना वहाँ क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ चली आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई, देखते हैं। राइटर, कोहरा यानी कि कुहासा, ओस, फॉग कहते हैं ना, पूरा धुंधला धुंधला दिखता है। तो वैसे धुंध में कुछ ही हाथ की दूरी पर एक काली सी मूर्ति चली आ रही थी, यानी कि एक प्रकार का शैडो की जैसा दिख रहा था। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई आदमी उधर से आ रहा है। राइटर गुस्से में थे, बोले होगा कोई, आ रहा होगा। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। तो राइटर का दोस्त देखता है कि यही कोई 3 गज की दूरी पर एक लड़का है
छोटा सा बच्चा, यही कोई 10 साल का होगा। उसके सिर के बाल बहुत बड़े बड़े थे, बाल खुजलाते हुए चला आ रहा था। उसके पैर में चप्पल नहीं था, सिर पर टोपी नहीं था, कमीज जो पहनी हुई थी, उसने जो शर्ट पहना हुआ था वो भी बहुत गंदा था और वो भी लटकाए हुए था। यानी कि बेचारा बहुत ही गरीब, उसके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे और नैनीताल के उस ठंड में वो बेचारा बिना कुछ ओढ़े बिना कुछ पहने चला आ रहा था। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा। कोई 10-12 वर्ष का लड़का होगा, गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। तो बच्चा जो है कि नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा थी और जो चल रहा था तो उसके पैर पर चप्पल नहीं थे। ठंड की वजह से उसके पैर किधर पड़ रहे थे ये भी वो नहीं जानता था। उस बच्चे को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है, उसे राइट जाना है लेफ्ट जाना है, किसी चीज़ का पता नहीं था। उस बच्चे को बस चलता जा रहा था। राइटर का दोस्त देखता है पास ही में एक लालटेन लगी हुई थी। लालटेन कहाँ लगी हुई थी? चुंगी का मतलब होता है जहाँ पर टैक्स वगैरह जमा करते हैं ना बेटा, एक चौकी के जैसा। तो वहाँ पर एक लालटेन लगा हुआ था। लालटेन के लाइटिंग में देखते हैं कि कोई 10-12 साल यानी 10 और 12 ईयर्स का एक बच्चा उधर से चला आ रहा था। वो बहुत ही गोरे रंग का था, यानी कि फेयर था, सफ़ेद था और मैल से काला पड़ गया था। लेकिन शायद उसने बहुत दिनों से नहाया नहीं होगा, स्नान नहीं किया होगा, इसीलिए बहुत ही गंदा हो गया था और काला दिख रहा था। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थी, बड़ी बड़ी पर सूनी, यानी कि उसके आंखों में एक प्रकार का सूनापन था, उदासी छाई हुई थी और माथे पर झुर्रियाँ ऐसे आ गई थी जैसे वह कोई 20-25 साल का हो। छोटे बच्चों को टेंशन नहीं होता है ना बेटा, लेकिन इस बच्चे को देख करके ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया की समस्याएं इस बच्चे में ही समाई हुई है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। वह बच्चा हमें नहीं देख रहा था, जैसे ऐसा लगता था कि वह कुछ भी नहीं देख रहा है। न नीचे ज़मीन देखता है, न अपने चारों तरफ फैला हुआ फॉग देखता है, कोहरा देखता है। सामने में एक लेक था, तालाब भी नहीं देखता है। पूरी दुनिया में जैसे वह अकेला था बेचारा, इस एकाकी दुनिया में उसका कोई नहीं था। ऐसा लगता था उस बच्चे को देख करके। वह केवल अपना प्रेजेंट ही देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए। राइटर के जो दोस्त थे ना, उस बच्चे को बुलाते हैं ए कह के। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। लड़के की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को, उदासी से बड़ी आंखों को फाड़ते हुए देखा उन लोगों को। दुनिया सो गई है, तू क्यों घूम रहा है? पूछता है राइटर का दोस्त। पूरी दुनिया सो रही है, इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तुम क्यों घूम रहे हो? बालक मुख फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। बच्चा कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा रहता है। फिर राइटर का दोस्त पूछता है, कहाँ सोएगा? बच्चा कहता है, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? बच्चा कहता है, दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? बच्चा कहता है, नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? बच्चा कहता है, सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? बच्चा कहता है, हाँ। बाहर चलेगा? बच्चा कहता है, हाँ। आज क्या खाना खाया? बच्चे ने कहा, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? बच्चे ने कहा, नहीं मिलेगा, यूँ ही सो जाएगा। बच्चे ने कहा, हाँ। फिर पूछते हैं राइटर के दोस्त, कहाँ सोएगा? तो इस प्रकार से बच्चे से बहुत सारे प्रश्न पूछता है राइटर का दोस्त कि कहाँ सोओगे, कल कहाँ सोए थे? तो बच्चा कहता है कि दुकान पर सोया था। फिर पूछते हैं कि दुकान पर आज क्यों नहीं सो रहे हो? तो कहता है कि मालिक ने मुझे नौकरी से हटा दिया। पूछते हैं क्या नौकरी थी? तो कहता है कि दुकान में काम करता था, पूरा काम करता था। हर रोज़ मुझे मेरे बॉस 1 रुपया देते थे और जूठा खाना भी खाने के लिए देते थे। राइटर का दोस्त फिर पूछता है, तो फिर नौकरी करोगे? बच्चे ने कहा कि हाँ करूँगा। तो उनके दोस्त फिर पूछते हैं, बाहर चलोगे मेरे साथ? तो कहता है, हाँ। फिर उन्होंने कहा, क्या तुमने आज खाना खा लिया? बच्चे ने कहा, नहीं खाया है। तो आज खाना मिलेगा तुम्हें? तो बोलता है, नहीं मिलेगा। तो तुम सो जाओगे ऐसे ही? तो कहता है, हाँ।
फिर पूछते हैं कहाँ सोओगे? कहता है यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? कहता है यहीं कहीं सो जाऊंगा। फिर आश्चर्य के पास पूछते हैं इन्हीं कपड़ों में सो जाओगे? क्योंकि बालक के शरीर पर कपड़े नहीं थे, केवल एक मैला सा कमीज लटकाए हुए था वो बच्चा। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। तो बच्चा चुप हो जाता है, मुंह यानी कि साइलेंट हो जाना। लेकिन आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा बोलना चाहता है कि ये भी कैसा बेहुदा बेहुदा सवाल है। मूर्ख प्रश्न पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे शरीर पर ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि इन्हीं कपड़ों में सोओगे। फिर क्वेश्चन करते हैं माँ बाप है? बच्चे ने कहा हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर, गांव में। तो बच्चे ने कहा कि माँ बाप भी हैं और 15 कोस दूर रहते हैं एक गांव में। फिर उसका दोस्त पूछता है तू भाग आया? बच्चे ने कहा हाँ। क्यों? बच्चा अपने घर से भाग आता है। जब राइटर ने के दोस्त ने पूछा क्यों भाग आया, तो बच्चा कहता है मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। बच्चा कहता है गांव में मेरे माँ बाप रहते हैं, मेरे कई भाई बहन हैं, यानी बहुत सारे बच्चों की फौज खड़ी कर ली है उनके माँ बाप ने। और उन लोग को कोई काम नहीं था, खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता था, बाप भी भूखा रहता था, माँ भी भूखी रहती थी और हमेशा रोते रहती थी। घर में हमेशा किचकिच किचकिच लगा रहता था, झगड़ा होता रहता था, बच्चे मारपीट करते रहते थे। तो इस प्रकार से बच्चा अपने घर से और उनकी भूखमरी से परेशान होकर के अपने एक दोस्त के साथ जो उसी गांव का था उसको लेकर के नैनीताल भाग आता है। लेकिन वो बच्चा जो इसके साथ आया था वह अब नहीं है। फिर पूछते हैं उनके दोस्त कहाँ गया? बच्चा कहता है मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा मर गया? तो सोचने लगे राइटर के दोस्त कि इतनी कम उम्र में ही वो बच्चा मर कैसे गया, और बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चा कहता है हाँ साहब ने मारा, मर गया। कहता है वो भी एक शॉप में काम करता था और उसके मालिक ने उसे इतना मारा, क्यों मर गया? तो बच्चा एक कहानी जो है ना, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तब की कहानी है ये। उस ज़माने में अंग्रेज़ लोग जो हुआ करते थे उनके दुकानों में, शॉप में जो है कि नहीं, ये छोटे बच्चे, गरीबों के बच्चे वहाँ पर काम किया करते थे और उनके काम में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाती थी तो वो लोग उन्हें बुरी तरह जानवरों की तरह पीटा करते थे। तो इस प्रकार ही ये बच्चा भी शायद किसी गलती के कारण पकड़ा गया होगा और उसके बॉस ने उसे इतना मारा कि वो बच्चा मर गया। तब राइटर का दोस्त कहता है अच्छा हमारे साथ चल। उस बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचते। तो जाते समय ये लोग जो है ना, शायद 4-5 दोस्त लोग मिल के आए थे नैनीताल देखने के लिए। तो उनके एक दोस्त जो थे वकील थे, लॉयर थे, वो एक होटल में रुके हुए थे और वकील साहब ने कहा था कि उन्हें एक नौकर की ज़रूरत है। इसलिए राइटर का जो दोस्त है इस बच्चे को लेकर के उस वकील के होटल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वकील साहब को आवाज़ देते हैं वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। तो वकील साहब जो थे काश्मीरी दुशाला यानी शॉल ओढ़े हुए थे और पैरों में सॉक्स भी पहने हुए थे, चप्पल यानी स्लीपर्स भी थे उनके पैरों में। ठंड की वजह से उनको बाहर आने का इच्छा नहीं था। इरिटेट होते हुए बाहर आते हैं और बहुत ही रेकलेस के साथ पूछते हैं ओहो फिर आप, कहिए अच्छा तो फिर आप ही आ गए हैं, कैसे आना हुआ? राइटर का जो दोस्त है वो कहता है आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। कहते हैं आपने एक नौकर के बारे में पूछा था, सो मैं इस लड़के को लेकर के आया हूँ। तो वकील पूछता है कहाँ से लाए इसे, आप जानते हैं? कहाँ से लेके आए हो इसे, क्या तुम इसे जानते हो? राइटर का दोस्त कहता है कि जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। तो राइटर के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हाँ ये बच्चा बेईमान नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जो लॉयर है वो कहता है
अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी ये नौकर रख लो। तो कहते हैं कि पहाड़ी बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं और हर बच्चे में कोई ना कोई बैड क्वालिटीज छिपे रहते हैं। आप भी अजीब इंसान है, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए और कह रहे हैं कि नौकर रख लो। फिर से बेचारा राइटर का जो दोस्त है वो कहता है, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। तो वकील कहता है, आप भी जी बस खूब हैं, ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। तो कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, आप भी अजीब किस्म के इंसान हो। अरे ऐरे गहरे को मैं यदि नौकर बना लेता हूँ, बिना पहचान वाले को जिसे मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे को यदि मैं नौकर बना लूँ और अगले दिन वो कुछ लेकर के भाग जाता है घर से, तो मैं क्या करूँगा, चंपत हो जाना यानी कि भाग जाना। तो राइटर का दोस्त कहता है, आप मानते ही नहीं तो मैं क्या करूं, अब आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। माने क्या खा, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। कहते हैं, बहुत ही मजाक करते हो तुम मेरे साथ, तुम्हारी बात मैं क्या मानूंगा, खाक मानूं। अब मेरे नींद का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ करके वो जो वकील है अपने कमरे में चला जाता है और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। 4 रुपये उनका रूम रेंट था, जिस रूम में लॉयर रह रहे थे, और उनके कमरे में एक मसहरी यानी कि मॉस्किटो नेट, मच्छर न काटे इसलिए लगाया जाता है। तो उस मच्छरदानी में जा कर के तुरंत सोने के लिए चले जाते हैं वहाँ से। मसहरी को मच्छरदानी भी कहते हैं। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा, तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। तो बच्चा जो है कि नहीं थोड़ी देर तक रुकता है बेचारा वहाँ पर। और राइटर के जो दोस्त थे बहुत ही असमंजस यानी कि कन्फ्यूजन में थे, वह क्या करे, बच्चे को कैसे बोले कि नौकरी नहीं मिली। लेकिन बच्चा उनके लिए प्रतीक्षा नहीं करता है, वो बेचारा बहुत ही तेज तेज बढ़ते हुए होटल से बाहर चला जाता है और फिर उस कोहरे में मिल गया, यानी कि जो फॉग था उस फॉग में वह इतना विलीन हो गया कि लगा ही नहीं कि बच्चा किधर जा रहा है। हम भी होटल की ओर बढ़े, राइटर भी अपने दोस्त के साथ होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत ही ठंडी हवा बह रही थी, हवा इतनी तीखी थी कि ऐसा लग रहा था कि उनके कोट जो पहने हुए थे वो लोग, कोट के अंदर से शरीर के अंदर घुस रही है और तीर के जैसा लगता था वो ठंड, इतनी ठंड थी वहाँ पर। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। तो जब दोनों सो जाते हैं खाट पर, तो राइटर का दोस्त कहता है कि बहुत ही भयानक शीत है भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही है और बच्चे के शरीर पर पहनने लायक कपड़े भी नहीं हैं, बहुत कम कपड़े हैं, पता नहीं बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो राइटर कहता है, यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। तो राइटर जो है कि नहीं कहता है कि यही संसार है, संसार की यही रीत है करके स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाता है और कहता है, पहले हम लोग अपने बिस्तर पर गर्म हो जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और उसके बाद हम किसी और की चिंता करेंगे। दोस्त जो है कि नहीं उदास हो जाता है, उदास होकर के कहता है, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो, तो बेटा स्वार्थ का मतलब होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, और निठुराई का मतलब होता है कठोर दिल वाला, जिसके दिल में प्रेम नाम का कोई चीज़ ना हो। बेहयाई यानी कि बेशर्मी, यानी कि तुम मुझे कुछ भी कह लो, स्वार्थी कह लो, बेशर्म कह लो, नहीं तो निर्दयी कह लो, लेकिन मुझे उस बच्चे का इस प्रकार से चला जाना अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। यानी कि जब बच्चा जा रहा था तो राइटर का दोस्त कहता है कि कल तुम होटल डी पब में सुबह में आ जाना, तो मैं तुम्हें कहीं और दूसरी जगह ले जा करके नौकरी लगवा दूंगा। लेकिन वो बच्चा दूसरे दिन निश्चित समय पर होटल नहीं आता है
अपनी नैनीताल शहर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। नेक्स्ट डे उनका टूर का समय ख़त्म हो जाता है और वो लोग अपने घर को रवाना होने वाले थे। खुशी खुशी नैनीताल से वो लोग वापस जाने के लिए तैयार होते रहते हैं। वह बच्चा आएगा, उसके लिए रुकने की ज़रूरत भी उन्होंने नहीं समझा। आने को कहा तो ज़रूर था, लेकिन उस बच्चे के लिए उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया। मोटर में सवार होते ही ये समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। जैसे ही वो लोग जीप पर सवार होते हैं जाने के लिए, तो उन्हें न्यूज़ मिलता है कि लास्ट नाइट एक पहाड़ी बच्चा यानी कि हिल एरिया का जो लड़का है, एक लड़का सड़क के किनारे, रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे ठंड की वजह से ठिठुरता हुआ मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। तो बच्चा 10 वर्ष की उम्र का था वो, और बेचारा इतने कम उम्र में उस बच्चे की मौत हो जाती है। उसी जगह पर जहाँ पर आया था वहीं पर एक पेड़ के नीचे बेचारा ठिठुर करके ठंड की वजह से मर गया था। उसके शरीर पर वही मैली कमीज पड़ी हुई थी। और इतने बड़ी दुनिया में इतने सारे आदमी रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे की मदद नहीं की। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। लेकिन जो देखने वाले थे, उस शहर के लोग, उन लोगों ने बताया कि बच्चा गरीब ज़रूर था, बच्चे के मुंह पर, छाती पर, मुट्ठियों पर जो ये बर्फ़ का जो है कि नहीं, एक लेयर के जैसा, एक चादर के जैसा चिपक गया था। यानी कि दुनिया वालों ने तो उस बच्चे को एक चादर भी नहीं दिया ओढ़ने के लिए। राइटर और राइटर के दोस्त इतने क्वेश्चन पूछने के बाद भी उस बच्चे को एक शॉल भी नहीं देते ओढ़ने के लिए। लेकिन नेचर ने उस बच्चे के शरीर पर एक कफन का प्रबंध कर दिया था, जो देखने में सफ़ेद लग रहा था। डेड बॉडी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा उड़ाया जाता है ना बेटा, उसी प्रकार से बर्फ़ से उस बच्चे को ढक दिया था प्रकृति ने। तो यह है बेटा जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी। बेटा कहानी का उद्देश्य आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता, हृदयहीनता, संवेदन शून्यता तथा गरीबी का चित्रण करना है। इस कहानी में बताया गया है कि आज के लोग किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति में पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेते हैं। राइटर और राइटर के दोस्त के पास पैसे थे, 10-10 रुपए के नोट थे। वो चाहते तो एक 10 रुपया दे करके उस बच्चे की भूख मिटा सकते थे, उसकी मदद कर सकते थे। लेकिन 10 रुपए का नोट देने से उनका बजट घट जाता। राइटर के पास भी था और राइटर के दोस्त के पास भी था। उन दोनों के पास पैसे होने के बावजूद भी बच्चे की मदद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से पूछने को तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सहानुभूति की बातें करते हैं, लेकिन मदद करने की भावना बहुत कम लोगों में होती है। बच्चों, आपको कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यदि समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपके संदेह दूर कर सकूं। वीडियो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सके।